सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत पाठ 6 संख्या ज्ञानम यानी कि संख्या का ज्ञान। आज हम इस पाठ के माध्यम से संस्कृत भाषा में संख्या सीखेंगे। जैसे आपको संख्या अंकों में लिखनी आती है, जैसे ये 6 लिखा है, इसको आप हिंदी में कैसे लिखते हो, इंग्लिश में 6 लिखते हो, तो आज हम इसको संस्कृत शब्दों में लिखना सीखेंगे। तो उससे पहले जब हम संस्कृत में संख्या लिखेंगे तो संस्कृत भाषा के कुछ नियम हैं। यानी कि संस्कृत भाषा जो है वो एक परिमार्जित वैज्ञानिक भाषा के रूप में जानी जाती है। तो इसके लिए कुछ व्याकरण आचार्य जो थे उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं। तो उन्हीं नियमों के अनुसार शिक्षा पर भी कुछ नियम उन्होंने लागू किए। हम उन्हीं नियमों को सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ बेटा लिखा है कि संख्या का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। संख्या हमेशा ही किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या है, विशेषता को बताती है। विशेषण जो शब्द आया है यहाँ पे, ये विशेषण क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। ऐसा आपने हिंदी में भी अच्छे से पढ़ रखा है। तो संख्या का प्रयोग किसके रूप में होता है, विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। फिर कहे अतः यदि विशेष्य पुल्लिंग है तो संख्यावाची शब्द का प्रयोग भी पुल्लिंग में ही होगा। संस्कृत में एक यह नियम है कि पुल्लिंग है कोई शब्द तो उसके साथ जो संख्यावाची शब्द है उसका भी पुल्लिंग में ही प्रयोग होगा। यानी संख्या है वो भी पुल्लिंग के रूप में प्रयोग होगी। इसका मतलब यहाँ हमें एक बात तो स्पष्ट आ चुकी है कि संख्या भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में होती है। अगर एक आपको लिखना है तो एक पुल्लिंग में और शब्द बनेगा, स्त्रीलिंग में उसके लिए कुछ और लिखा जाएगा, नपुंसकलिंग में कुछ और लिखा जाएगा। इस पाठ में हमें ये ही जानने को मिलेगा। यदि विशेष्य स्त्रीलिंग है तो संख्या भी स्त्रीलिंग में होगी। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग संख्या होगी, अगर जो संज्ञा है वो स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगी संख्या। इसी प्रकार यदि विशेष्य नपुंसकलिंग है तो संख्या भी नपुंसकलिंग में होगी। ठीक है, ये बात तो यहाँ एक ही बात में क्लियर हो जाती है कि अगर संज्ञा या सर्वनाम पुल्लिंग जिस भी लिंग का है, संख्या उसी लिंग की होगी। यानी कि तीनों लिंगों में प्रयोग की जाती है। 1 से 4 तक की संख्या के सभी लिंगों के भिन्न रूप होते हैं। भिन्न का मतलब अलग रूप होते हैं। अब यहाँ एक बात और समझ लीजिए कि सिर्फ जो लिंग है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में संख्या के रूप 1, 2, 3 और 4 तक ही बदलते हैं। 5 और 5 से आगे जितनी भी संख्या होगी वो चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, एक ही रूप में लिखी जाएगी, एक ही रूप में बोली जाएगी। ठीक है, इसीलिए इन्होंने लिखा 1 से 4 तक की संख्या के सभी लिंगों में भिन्न रूप होते हैं। 5 तथा 5 से आगे की सभी संख्याओं के रूप सभी लिंगों में समान एक जैसे होते हैं। समान का मतलब एक जैसे होते हैं। आइए संख्या के रूपों को इस तालिका द्वारा समझें। ये तालिका यानी कि एक टेबल बना दी है। इस टेबल में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दे दिए हैं ऊपर। पुल्लिंग में देखिए एक है, एकः, एकम, एक है, एक है, एका, एकम, यानी कि पुल्लिंग के लिए एक है, स्त्रीलिंग के लिए एका और नपुंसकलिंग के लिए एकम। तीनों का अर्थ एक ही है, लेकिन पुल्लिंग में एक है, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम। द्वौ दवे दवे, द्वौ दवे दवे, पुल्लिंग में द्वौ, द्वे स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में भी द्वे। त्रेः, तिस्रः, त्रीणि, त्रेः, तिस्रः, त्रीणि, त्रेः पुल्लिंग, तिस्रः स्त्रीलिंग और त्रीणि नपुंसकलिंग। चत्वारः पुल्लिंग, चतस्रः स्त्रीलिंग और चत्वारि नपुंसकलिंग। ठीक है, तो एक है, एका, एकम क्रम से याद कर लीजिए। द्वौ द्वे द्वे, त्रेः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। अब देखिए, अब आपको यहाँ से इसकी हिंदी लिखना स्टार्ट करना है। विवेक है, एक है, शोभन है, बालक है,
अस्ति। अब देखिए विवेक पुल्लिंग शब्द है तो एक भी क्या है, पुल्लिंग का आएगा। विवेक है, विवेक एक है, एक शोभन है, अच्छा बालक है, बालक अस्ति है। विवेक एक अच्छा बालक है, या विवेक एक शोभन का मतलब बहुत अच्छा बालक है। सीमा सीमा एका शोभना बालिका अस्ति। सीमा, सीमा देखिए बेटा स्त्रीलिंग शब्द है तो एका, एका, ठीक है। सीमा एका शोभना बालिका अस्ति। सीमा एक अच्छी बालिका या अच्छी लड़की है। सीमा एक अच्छी लड़की है या बहुत अच्छी लड़की है। तत्र एकम, ठीक है, वहां एकम शोभनम पुष्पम अपतत। तत्र वहां एकम एक शोभनम सुंदर, ठीक है, या अच्छा, ठीक है। कुछ शोभनम का मतलब अच्छा भी होता है, बहुत अच्छा भी होता है, सुंदर भी हम कह सकते हैं। पुष्पम फूल, अपतत गिरा, वहां एक सुंदर फूल गिरा, ठीक है। तो देखिए बेटा ये पहली लाइन जो है वो पुल्लिंग की है, ये दूसरी लाइन स्त्रीलिंग की है और तीसरी लाइन नपुंसकलिंग की है, ठीक है ना। बालक है तो पुल्लिंग है, बालिका है तो स्त्रीलिंग है, पुष्पम है तो नपुंसकलिंग है। इसी तरह शिक्षक है बालकान अवदत्, शिक्षक है बालकान अवदत्, शिक्षक है शिक्षक ने बालकान बच्चों को अवदत् कहा, शिक्षक ने बच्चों को कहा, कहा के बाद ये योजक चिन्ह लगा देना। द्वौ बालौ अत्र आगच्छताम, द्वौ बालौ अत्र आगच्छताम, द्वौ दो, बालौ बालक, अत्र यहाँ, आगच्छताम आओ, ठीक है, दो बालक यहाँ आओ। द्वे बालिके तत्र तिष्ठताम, द्वे बालिके तत्र तिष्ठताम, दो बालिकाएं या दो लड़कियां तत्र वहां तिष्ठताम बैठो। अत्र दवे फले स्तः, अत्र यहाँ दवे दो, फले फल, स्तः हैं, यहाँ दो फल हैं। देखिए शिक्षक ने बच्चों को कहा दो बालक वहाँ बैठो, वो या फिर यहाँ आओ, सॉरी, दो बालक यहाँ आओ, दो बालिका वहाँ, दो बालिकाएं वहाँ बैठो, यहाँ दो फल हैं। त्रय बालकाः क्रीडन्ति, त्रय बालकाः क्रीडन्ति, तीन बालक खेलते हैं। अत्र तिस्रः चटका कुजन्ति, अत्र यहाँ तीसरे तीन चटका चिड़िया कुजंती कूकती हैं, ठीक है, या कुजंती का मतलब चहचहाती हैं। अत्र यहाँ तीन चिड़िया चहचहाती हैं। त्रीणि फलानि करकंडके सन्ति, त्रीणि तीन, फलानि फल, करकंड के बास्केट जिसको आप बोलते हो इंग्लिश में टोकरी, सन्ति हैं। त्रीणि फलानि करकंडके सन्ति, तीन फल टोकरी में हैं। चत्वारः खगाः, चत्वारः खगाः उत्पतन्ति, चत्वारः चार, खगाः पक्षी, उत्पतन्ति उड़ते हैं, चार पक्षी उड़ते हैं। चतस्रः महिलाः भ्रमन्ति, चतस्रः महिलाः भ्रमन्ति, चतस्रः चार, महिलाः महिलाएं, भ्रमन्ति घूमती हैं, चार महिलाएं घूमती हैं। चत्वारि मित्राणि भोजनं कुर्वन्ति, चत्वारि चार, मित्राणि मित्र, भोजनं भोजन, कुर्वन्ति करती हैं, वो करते हैं। चत्वारि चार, मित्राणि मित्र, भोजनम भोजन, कुर्वन्ति करते हैं, चार मित्र भोजन करते हैं। फिर देखिए तो हमने एक का, दो का, तीन का और चार का तीनों लिंगों में प्रयोग कर लिया। अब ये कहते हैं आगे, प्रयागे एका नदी अस्ति, प्रयागे प्रयाग में एका एक नदी, नदी अस्ति है। देखो बेटा नदी है तो स्त्रीलिंग शब्द है तो एका आ गया ना, प्रयागे प्रयाग में एका एक नदी अस्ति है के बाद योजक चिन्ह गंगा, प्रयाग में एक नदी है गंगा। द्वे नद्योस्तः, दो नदियां हैं, गंगा यमुना च, द्वे दो नदयो,
नदियाँ स्तः हैं गंगा और यमुना। न नहीं नहीं तत्र तिस्र नद्यः सन्ति, तत्र वहाँ तिस्र तीन नदियाँ सन्ति हैं, वहाँ तीन नदियाँ हैं। यमुना गंगा सरस्वती च, यमुना गंगा और सरस्वती। तो बेटा आपको यहाँ तक इस पाठ की आज की जो कक्षा है उसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिंदी लिखनी है। पहले आप संस्कृत लिखोगे, उसके सामने उनकी हिंदी को लिखोगे, या फिर आप पहले ये 3 लाइन लिख लीजिए संस्कृत की, उसके नीचे फिर 3 लाइनें हिंदी की लिख लीजिए। जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे अपनी कॉपी को मेंटेन करें। और आपकी जो 7वीं कक्षा के कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनके मेरे पास बार बार मैसेज आते हैं, या फिर वो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं कि सर हमें जो पीछे का होमवर्क है उसकी फ़ोटो भेज दो। तो बेटा फ़ोटो इतना जो काम है उसकी आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकती। आप इस चैनल पे जाइए, जो मन्नू पारिक चैनल का नाम है, उस चैनल को सर्च कीजिए, या फिर जो आपके पास ये आज की वीडियो आई है इसमें जो जब आप यूट्यूब लिंक ओपन करोगे तो नीचे जो मन्नू पारिक आएगा उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो खुलेगी, उस विंडो में आप प्ले लिस्ट पे क्लिक करोगे तो प्ले लिस्ट में कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं के 4 प्ले लिस्ट बने हुए हैं। कक्षा 6ठी के 2, एक हिंदी एक संस्कृत, कक्षा 7वीं का संस्कृत और कक्षा 8वीं का संस्कृत। आपको कक्षा 7वीं के संस्कृत प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ आपको 25 से 30 के बीच में वीडियो मिलेंगे जिनमें आज तक जो कुछ भी आपको करवाया है वो सब कुछ होगा। आप उन वीडियो को देखें, एक बार देखें, अगर समझ में नहीं आता हो तो उसी वीडियो को रिवर्स करके देखें या फिर पूरी वीडियो को पुनः देखें और ध्यान से देखें, आराम से अपना काम करें। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 5 या 7 मिनट इन वीडियो का टाइम है। आपको अच्छे से पाठ समझ में आएगा। अगर नहीं आए तो आप मुझसे संपर्क करें, मेरे पास मैसेज करें, कॉल करें, और जो भी आपका संशय हो वो मेरे साथ साझा करें। मैं आपको उसका हल करके देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।